जो भी पेशेंट जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में अर्ली स्टेज से नहीं एकदम एडवांस स्टेज में मोस्टली जाता है और हायर ट्रीटमेंट के लिए आता है। मरीज लोग उलझा हुआ रहता है कि आयुर्वेद के पास जाएं कि होम्योपैथ के पास जाएं, तो झारखंड में होम्योपैथी भी है तो झाड़ फूँक भी करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। तो बीमारी का जो प्रॉपर इलाज है साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। तो गठिया का मेन शुरुआत होता है आंतड़ी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। अगर व्यक्तित्व में काबिलियत हो और आँखों में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर पूरी दुनिया छोटी पड़ने लगती है। आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत हैं डॉक्टर देवनीश खेस, जिन्होंने सिमडेगा के एक छोटे से गांव से निकलकर आधी दुनिया का सफ़र अपनी काबिलियत के दम पर तय किया है। एक कृषक परिवार से आने वाले डॉक्टर देवनीश खेस डिवाइन सेल्वी मेडिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और गठिया रोग विशेषज्ञ के रूप में समूचे झारखंड में इनकी पहचान है। तो हम बात करते हैं डॉक्टर देवनीश खेस से। देवनीश जी, आप सिमडेगा के एक गांव में जन्मे, आपके पिताजी सेना में सिपाही थे, तो आप भी सिपाही बन सकते थे। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का अक्सर रुझान उस तरफ ही होता था, तो आप डॉक्टर कैसे बन गए? धन्यवाद इस सवाल के लिए। ऐसा है कि जैसे हमारे पिताजी कृषक परिवार से तो थे ही, लेकिन हमारी दादी का चाहत था कि दादा का और दादी का कि ये भी सेना में जाए। उस दौरान में इस प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ करता था कि वो यहाँ पर आना पड़े रांची में या तो दानापुर में जाना पड़े। उस समय क्या होता था कि ब्रिगेडियर लोग गाड़ी लेके गांव सब में घूमते थे। जो हिस्पुस लड़का लोग दिखता था थोड़ा बहुत, तुरंत पुलिस के साथ में घूमते थे और तुरंत वेरिफिकेशन करा के वो अपने ही गाड़ी में उठा के वो नौकरी वहीं से पक्का हो जाता था। तो ऐसे ही हालत में लोग चले गए। सेना में तो जाना ही था, खेती हमारी थी ही। लेकिन ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे बेटा अगर ये बाप अगर आर्मी में है तो बेटा भी आर्मी में चला जाए। जैसे डॉक्टर बेटा बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर हो जाए, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सबकी अपनी चाहत होती है, सबकी अपनी इच्छाएं होती है। तो मुझे साइंस में रुचि थी, तो जाहिर है कि मैं कुछ साइंस वाला सब्जेक्ट ही लूँ और बायोलॉजी में मेरा बहुत अच्छा पकड़ था। तो मुझे सजेस्ट किया, जैसे मेरे एक बैचमेट है आशीष मिश्रा करके, अभी HSBC बैंक में जनरल मैनेजर रैंक के हैं। तो उनके पिताजी डॉक्टर थे, तो मैंने इंस्पिरेशन उन्हीं से लिया। जैसे हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो मिलने के लिए आते थे, और डॉक्टर PN मिश्रा भी थे, दिवंगत हैं अंकल। तो उसने बोला कि देखो मेडिकल में जाना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम्हारा बायोलॉजी ठीक है, तुम साइंस में ठीक हो, बायोलॉजी और बेहतर है। तो इस प्रकार से हमारी जो स्कूल, जो नवोदय विद्यालय गुमला में मैं जब 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा था, उस समय से ही ये रुझान आया कि मुझे मेडिकल साइड में जाना चाहिए। मुझे तो कोई जानकारी थी नहीं, हमारी कोई बैकग्राउंड्स भी नहीं थी, कि कोई साइंस भी पढ़े नहीं थे हमारे पूरा ख़ानदान में। पहले मैं एकमात्र पहला हूँ जो साइंस पढ़ाई किया। तो उसके बाद में लोग बताते गए और मैं करता चला गया, और उसमें मेरा कैरियर भी बनता चला गया। और मुझे बायोलॉजी में रुचि थी, तो नेचुरल है कि मेडिकल ही आना था, इंजीनियरिंग तो आता नहीं। हालांकि मैंने मैथ और बायो एसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में ही +2 में लिया था, लेकिन मेरा रुझान तो हमेशा बायोलॉजी की तरह ही था। तो मैं आ गया, डॉक्टर बन गया, ऐसी रही। आपने PMCS से MBBS किया और PGI चंडीगढ़ से भी पढ़ाई की, और उसके बाद गठिया रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब एक अस्पताल के डायरेक्टर हैं, तो ये सफ़र कैसे तय हुआ? लोग कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। हमारे स्कूल में जब हम गांव के सेंट जेवियर्स मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तो असेंबली के बाद में ना हम लोग का नारा लगता था। तो इसमें जहाँ चाह, वो एक जो कैप्टन बोलते थे और हम लोग वहाँ राह हम लोग बोलते थे, तो जहाँ चाह वहाँ राह। तो मैंने +2 में अपीयरिंग में ही मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और लकीली मेरा अपीयरिंग में ही हो गया।
और पीएमसीएच पटना में मैंने दाखिला लिया 1994 में। उसके बाद में 2000 में मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की वहाँ से। फिर 2001 में मेरा फिर पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर पीएमसीएच में ही मेरा एमडी मेडिसिन में किया। फिर 2004 में एमडी मेडिसिन करने के बाद में और पीजीआई चंडीगढ़ में वो सीट निकली हुई थी सीनियर रेजिडेंसी की, ये गठिया बात रोग और मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर में आता था उस समय। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और परीक्षा दी और मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ में। तो वहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ में मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर में सब स्पेशलिटी जो रोमेटोलॉजी डिवीज़न और इम्यूनोलॉजी और HIV मेडिसिन डिवीज़न में ये मेरा वहाँ पर दाखिला मिला और मैं वहाँ पर एज ए सीनियर रेजिडेंट वहाँ पर था। 3 साल 3 महीना के लिए था लगातार वहाँ पर। और इस प्रकार मेरी जो रोमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जो गठिया बात रोग और ऑटो इम्यून जो बीमारियों के जो डॉक्टर मैं हूँ, तो वहाँ से मैंने कखरा सीखा इसका 3 साल में पोस्ट MD। तो उसके बाद में मैं अपोलो दिल्ली ज्वाइन किया, फिर रांची आया, फिर मेदांता, फिर अनेक प्रकार के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम किया। लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, जो संतुष्टि जो होती है एक चिकित्सक को, क्योंकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अपने ये रहते हैं लिमिटेशंस रहते हैं। वहाँ पर मैं चाह के भी कुछ हेल्प किसी को नहीं कर पाता। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरा खुद का हॉस्पिटल हो और जिसमें मैं अपनी मर्जी से मरीज लोग को, ये गरीब मरीज लोग को भी देखूं, सब सेगमेंट्स के और सब स्टेटा के जो मरीज़ हैं उनको भी मैं देखूं। गरीब गुरबा को मैं फ्री में भी देखता हूं। अभी भी मेरे पास कुछ गरीब मरीज़ हैं, उनको जांच भी फ्री करा देता हूं, दवाई भी फ्री दे देता हूं। तो मैं वो चीज़ कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ये थोड़ा संभव नहीं था। तो ये मेरा एक नोबल थॉट्स था कि मैं करूं। और ऐसा है कि जैसे कोई भी अस्पताल चलाने के लिए पैसे तो होते रहते हैं, ये पैसे चाहिए होते हैं, तो हमारा अस्पताल में भी सेम चीज़ है। लेकिन क्या है कि हम लोग जो मरीज से जो हम लोग फीस चार्ज करते हैं, तो हम लोग चैरिटी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधे गरीब मरीज़ को नहीं देखते हैं कि भाई हमारा अस्पताल में आपका इलाज नहीं होगा। हम लोग ये दिमाग से निकाल चुके हैं, हमारे पास में जो भी आ गया उसको तो इलाज करेंगे, चाहे फ्री में क्यों ना करना पड़े या तो डिस्काउंट करके क्यों ना करें, लेकिन हम लोग निराश होकर हम लोग नहीं भेजेंगे। विश्व स्तर पे जो मेडिकल की जो व्यवस्था है और झारखंड और भारत में जो व्यवस्था है, क्या डिफरेंसेज आपको दिखते हैं वहाँ? इसमें ऐसा है कि मैंने तो यूरोपियन यूनियन का भी अटेंड करता हूँ। जैसे ACR होता है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी का कॉन्फ्रेंस, और यूरोपियन यूनियन ऑफ लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म वाला, तो उसका भी कॉन्फ्रेंस। तो यूरोप में तो मैं गया हूँ, कम से कम 11 बार गया। फिर चाइना में भी 1 बार गया, 1 बार हांगकांग गया, फिर ऑस्ट्रेलिया 2 बार गया। तो इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में भी गया। तो मिला जुला के मैं कम से कम 20 कंट्री तो मैं घूम चुका हूँ, 20 से 30 कंट्री। लेकिन इसमें ऐसा है कि मेडिकल्स में जो यहाँ पर होना चाहिए भारत देश में, तो वो बहुत अलग है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जनसंख्या थोड़ा कम है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिल्डअप किया हुआ है। हमारा जनसंख्या अधिक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जैसे हमें अमेरिकन वीज़ा में लेट हो रहा है, तो नेचुरल है कि वो कोरोना के चलते उभर नहीं पाए होंगे, वो लिंगरिंग होगा। लेकिन हमारा देश इस रिसोर्स लिमिटेड कंट्री होने के बावजूद भी कम से कम कोरोना को मात देते हुए अब पटरी पर पहले ही आ गया। लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और हमें ये सब अभी भी पूरी तरह से पटरी में नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर भीड़ के कारण में यहाँ का अव्यवस्था है, प्लस यहाँ जो हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है, इसके लिए सरकार को केवल जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, इसमें पब्लिक्स भी शामिल हैं। तो जहाँ पर भीड़ रहेगी अव्यवस्था होगा, और सरकार के पास में लिमिटेड संसाधन है, इसलिए 100% सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। और सरकार तो नहीं कहती है ना कि आप बेड में 4 आदमी बैठो, बेड तोड़ दो और अस्पताल परिसर को गंदा करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ है, तो सदर अस्पताल एक लिमिटेड पेशेंट्स को कैटर करने के लिए बने हैं, आप देखिएगा। लेकिन जहाँ पर 5 आना चाहिए वहाँ पर 50 आ जाए तो अव्यवस्था और खामी तो दिखेगी। तो सेम चीज़ है कि हम लोग का जो रेफरल पैटर्न है
जैसे अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है ना, NIH सिस्टम है, उसी प्रकार ब्रिटेन में NHS सिस्टम है। कल 2 दिन पहले डॉक्टर धोनी सोरेन से हमारी बात हो रही थी, जो इंग्लैंड में बस गए हैं, तो हमारे अस्पताल को भी देखने के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि मोर और लेस सेम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन क्या है कि वहाँ पर कम भीड़ है, यहाँ ज़्यादा भीड़ है। वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट आ रहा है, नए नए मेडिकल कॉलेजेस सब खुल रहे हैं। अभी स्टेट में खुद झारखंड सरकार के पास 3-4 मेडिकल कॉलेज आ गए, पहले 2 ही 3 थे। तो धीरे धीरे करके जैसे पॉपुलेशन हम लोग का है उसके अनुरूप, जैसे हेल्थ फॉर ऑल 2000 में ये कंसेप्ट था, तो उसमें था कि प्रत्येक 25,000 में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो अभी वो चीज़ मीट नहीं कर पाए हम लोग। अभी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट निकला था झारखंड में, आप देखेंगे कि वो प्रतिभागी ही नहीं पहुँचे। हो सकता है कि हम लोग उस नीड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे खमी हैं, कोई इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अस्पताल को अपना समझें, सरकारी अस्पताल को भी अपना समझें। कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट्स के लिए किफ़ायती इलाज के लिए, ठीक है, किफ़ायती इलाज तब होगा जब आप समय पर इलाज कराएं, ठीक है ना। जैसे गठिया का शुरुआती इलाज बहुत सस्ता में होता है और उसका आउटकम भी अच्छा है। लोग इधर उधर के इलाज करा के बीमारी बढ़ा के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करके आएंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, जो खासकर वो कॉरपोरेट वाले, वो उसमें मरीज जो है ना अंतिम क्षणों में पहुंचता है, बहुत एडवांस्ड स्टेज लेके, बड़ा चीज़ लेके। सरकारी अस्पतालों में भी आते हैं तो कहीं संसाधन की कमी के चलते यह नहीं है, वो नहीं है, ये ऑपरेशन का डेट नहीं मिल रहा है, तो नेचुरल है कि लोग वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो भी पेशेंट जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, अर्ली स्टेज से नहीं एकदम एडवांस स्टेज में मोस्टली जाता है और हायर ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो रिफर टू हायर सेंटर लोग बोलते हैं ना, सरकारी अस्पतालों में भी लिखा जाता है, पुट्टा में अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई अस्पताल का नाम ना लिख के रिफर टू हायर सेंटर का मतलब हायर ट्रीटमेंट, एक्सट्रीम ट्रीटमेंट। तो एक्सट्रीम ट्रीटमेंट जहाँ करने जाएंगे खर्चा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट अस्पताल को, जैसे जो गरीब मरीज़ लोग हैं उसको भी बहुत सारे अस्पताल अपना वो चैरिटेबल वो ट्रस्ट बना के रखा, उसमें इलाज करते ही हैं। तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज महंगा नहीं है, वहाँ पर मरीज़ ही अपना बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस करके आते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम ट्रीटमेंट। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप अपनी बीमारी का पहले इलाज करें। जैसे गोल्ड ब्लडर की सर्जरी करानी है, ठीक, तो हम लोग जैसे बोलते हैं सर्जरी जितना जल्दी करा लीजिए तो ठीक रहेगा। तो मरीज़ क्या बोलते हैं कि सर दुर्गा पूजा के बाद कराएंगे तो नहीं चलेगा, होली के बाद कराएंगे तो नहीं चलेगा, तब तक मैं बहुतों का कैंसर डेवलप कर, एक बार कैंसर हो गया फिर देखिए खर्चा, या तो गोल्ड ब्लडर वो फट गया, उसका पेट में वो रिसने लग गया, उसके बाद देखिए खर्चा। तो एडवांस्ड स्टेज में जनरली वो नहीं जाना चाहिए। शुरुआती बीमारी का शुरुआती लक्षण में आप इलाज कराएं, कोई भी बीमारी का साधारण इलाज होगा। हम सजग नहीं हैं, हम 10 जगह घूमते हैं, यहाँ पर तो 10 प्रकार का सिस्टम है ना, कि यहाँ पर मरीज लोग उलझा हुआ रहता है कि आयुर्वेद के पास जाएं कि होम्योपैथ के पास जाएं। तो झारखंड में होम्योपैथी भी है, तो झाड़ फूँक भी करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। तो बीमारी का जो प्रॉपर इलाज है साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी तरह से इस बात के सहमत नहीं हूँ कि प्राइवेट अस्पताल वाले लूट मचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाँ आप सबका दिल तो नहीं बता सकते ना, कुछ ना कुछ तो हुआ तो होता होगा, तब बिना वो ये आग के तो धुआं नहीं निकलेगी, कुछ तो करते ही होंगे। पहले आप वहाँ अपोलो अस्पताल में कार्यरत रहे, फिर आपने अपना एक पैथोलॉजी सेंटर खोला, अब एक अस्पताल को चला रहे हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है और ये तो लेना ही चाहिए। लेकिन वही है कि एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को अस्पताल का संचालक बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जनरली अस्पताल के मालिक डॉक्टर लोग नहीं रहते हैं, वो कॉर्पोरेट घराना खोल देते हैं, डॉक्टर लोग काम करते हैं। हम क्या किए हैं कि हम लोग खुद शुरुआत किया, कुछ लोगों के साथ हम लोग मिलकर, डॉक्टर लोग ही हैं हम लोग। तो उसमें चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि आप चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस क्या आते हैं कि उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में चैलेंजेज आते हैं कि आपने, जैसे हमारे पास 156 स्टाफ, 42 से 47 डॉक्टर हैं। तो जैसे एट द एंड ऑफ द मंथ तो आपको आप इतना रेवेन्यू करिए कि वेतन दे सकें। अभी तो हमारा अस्पताल अभी शुरुआत है, हम लोग किसी प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृपा होगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा इंटेंशंस एकदम साफ है, हम लोग कोई फॉल्स बिलिंग नहीं करना है।
गरीब मरीजों को भी वैसे ही तन्मयता से देखना है, कम पैसा दे रहे हैं फिर भी देखना है, डिस्काउंट कर रहे हैं उसको भी वैसे हालत में देखना है जो पैसा दे रहे हैं। तो चैलेंजेस उसमें मेन चीज़ आता है रेवेन्यू का आता है। तो रेवेन्यू के चैलेंजेस के चलते कुछ लोग गलत कर बैठते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले हैं इसको। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि गठिया क्या बीमारी है और ये ठीक होता है कि नहीं होता है। मैंने पहले भी बहुत बार आपके माध्यम से और अखबारों में भी मैंने लेख लिखा है कि गठिया लाइलाज बीमारी नहीं है। लाइलाज तो बीमारी नहीं है। गठिया जनरली क्या होता है कि गठिया लोग बोलते हैं कि जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न को लोग गठिया समझते हैं और वो है भी, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे बीमारी 125 प्रकार के करीब गठिया है, जिसमें एक गठिया के अगर प्रकार गिनाएंगे तो 125 प्रकार बोल रहे हैं, उसमें भी रूप, प्ररूप, स्वरूप बहुत सारे होते हैं। कुछ गठिया ऑटो इम्यून नेचर के होते हैं जो शरीर खुद पैदा करता है ना। तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ तो कुछ ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं हम लोग का अवरोधी क्षमता में गड़बड़ी के चलते। तो क्या होता है कि हमारा ही शरीर का अवरोधी क्षमता हमारे जोड़ के अगेंस्ट में काम करना शुरू करता है। वेरियस इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे होते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हुआ, केमिकल्स हुआ, जंक फूड हुआ, से लेके वायरल इन्फेक्शंस हुआ, विटामिन D3 कमी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो ये सारे चीज़ ट्रिगर करते हैं। वो बहुत सारे जेनेटिकली ससेप्टेबल। अच्छा, कितना खर्च आता है? मान लीजिए कि गठिया का अगर प्राइमरी मैं बता देता हूँ कि ये गठिया जो है ना, गठिया जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ही लें क्योंकि सबसे डेडली गठिया ये है दुनिया में। तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शुरुआती इलाज अगर शुरुआत में 6 महीना के अंदर कोई पेशेंट आता है, उसमें क्या है, एक मिथोट्रेक्सेट है जो कि 35 रुपया टैबलेट है पर सप्ताह, और एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसका 13 रुपया टैबलेट पर डे। ठीक है, तो ये आप सोचिए 35 रुपया पर वीक प्लस 13 रुपया पर डे, 13 इंटू 1 महीना में कर लीजिए, वो वही खर्चा है शुरुआती। ठीक है ना। उसमें जब जोड़ को ही पकड़ा हुआ रहता है, बाकी ऑर्गन को नहीं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि एडवांस स्टेज में आते हैं जिसमें गठिया सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, जोड़ों के आसपास जो गांठ बनती थी उसके नाम में गठिया पड़ा है। मुख्यतः जैसे यूरिक एसिड वाला गठिया को गठिया बोलता है, रूमेटॉइड को, जिसमें रूमेटॉइड नोड्यूल्स बनता है। तो आजकल वो इंसिडेंस कम देखने के लिए मिलता है। तो मैंने क्या कहा कि गठिया का जो बीमारी होता है उसमें दर्द की गोली इसका इलाज नहीं है। इसका डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स या तो कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ट्स या तो बायोलॉजिकल डिमार्ट्स या तो टारगेटेड थेरेपी अभी आई। जैसे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो गठिया सिर्फ जोड़ों का बीमारी नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारा मरीज़ मेरा, मैं डालते रहता हूँ अपना फेसबुक में कि आँख में केवल उसको गठिया का असर आँख में हुआ, आँख मेल्ट करने लग गया, छेद होने लग गया। बहुत लोग अंधे हो जाते हैं, बहुत लोग का फेफड़ा खराब होने लग जाता है। ठीक है ना, और किडनी उडनी में भी असर करने लग जाता है, आंतड़ी। तो गठिया का मेन शुरुआत होता है आंतड़ी से, मालूम है ना, क्योंकि हम लोग का एक्सपोज पोर्शंस कौन है, हमारे शरीर से डायरेक्टली स्किन है एक्सपोज, लेकिन ये यहाँ से गठिया नहीं आता है। हम लोग का जो खाते हैं उसमें गट माइक्रोबायम्स, हमारा जो पेट खराब रहता है लगातार, या तो गंदा चीज़ खा रहे हैं, इन्फेक्टेड चीज़ खा रहे हैं, या तो जंक फूड खा रहे हैं, तो वो इनिशिएटिंग होता है आंतड़ी से। आंतड़ी के बाद में लंग्स, हम सांस लेते हैं डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ट्रिगर, तो यहाँ पर। उसके बाद में दांत अगर ख़राब रहा तो चौथा नंबर में जोड़ में आता है। बीमारी पहले आ चुकी होती है, एंटीबॉडीज़ पहले बन चुके होते हैं, लेकिन वही कि बहुधा देखा जाता है कि फैमिलियल एग्रीगेशन होता है कि एक परिवार में बहुतों को हो रहा है। खासकर महिलाओं को ज़्यादा होता है पुरुषों से, और महिलाएं 35 से 45 की उम्र में और लास्ट या 65 और 70 की उम्र में 2 बार पीक होता है महिलाओं में। तो सबसे ज़्यादा अगर 7 महिलाओं को हो रहा तो एक मर्दाना को होगा। तो मैं तो देखा हूँ कि ये फैमिलियल एग्रीगेशन है, लेकिन सबको गठिया होना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, तो पति पत्नी डॉक्टर हो तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर घर में तनाव बढ़ता है? ये आप ऐसा सवाल पूछ दिए, बड़ा इसको जवाब देने में मैं थोड़ा सा हिचकूँगा। तो इसमें ऐसा है कि पति पत्नी का डॉक्टर रहना और नहीं रहना से मतलब नहीं है, आपसी समझ का ज़रूरत है। जैसे बहुधा ऐसा होता है कि मेरा जन्मदिन में मेरी पत्नी जो है ना इमरजेंसी ड्यूटी कर रही है, वो तो सदर अस्पताल लोहरदगा में है, सरकारी डॉक्टर हैं, और तन्मयता से ईमानदारी से करती है। तो उसमें क्या है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये हम लोग एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि क्या व्यस्तता है। हाँ, सबसे बुरे हमारे बच्चे होते हैं। मेरी
पीटी स्कूल का एडमिशन्स जो 2012 में लोरेटो में गए थे, उस समय मैं विदेश गया हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस में जॉर्डन गया हुआ था 2012 में, सितंबर महीना था। तो इंटरव्यू के लिए गई तो सिस्टर पूछी कि बेबी जस्ट टेल मी बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर डॉक्टर, वुड यू लाइक टू बी? से पहले नो। तो अब मेरी वाइफ फ़ोन कर रही है, मैट्रिक्स नंबर लेके गया था, उसमें इनकमिंग में 150 रुपया लगता था उस टाइम में। तो बैलेंस ख़त्म हो गया, बात करते रो रही है कि देखो बच्चा लोग ऐसा बोलता है। हम बोला कि ठीक बोल रहे हैं। उसका आज इम्पोर्टेंट दिन में मैं स्कूल में नहीं हूँ, है ना, आज उसका स्कूल का एडमिशन है, ये इंटरव्यू है, मैं नहीं हूँ, ठीक। और उसका उठने से पहले हम ड्यूटी चले जाते हैं और सोने के बाद ड्यूटी से लौटते हैं, और संडे को थोड़ा सा दिख जाते हैं। तो सबसे बुरे जो होता है, परिवार तो सफ़र करता ही है अगर पति पत्नी डॉक्टर रहें तो, लेकिन चूंकि पति पत्नी डॉक्टर हैं तो आपसी समझ है, वो भी मेडिकल है, हम भी पढ़ाई किए हैं मेडिकल, तो उसको मालूम है कि इसका इमरजेंसी ड्यूटी है तो मेरा भी है, तो हम लोग मिला जुला के चलाते हैं। और हम तो इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जैसे गाँव जाते हैं तो खाली खाली ज़िंदगी लगने लगता है, तो उसी में हमारा लगता है कि भाई यहाँ पर आए हैं तो हम लोगों को कुछ भलाई करें। तो लोगों से कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, सबको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं घूम घूम के। तो ये मेरा शौक़ भी पूरा हो जाता है। जो मैं तो गंवाई परिवेश से आया हूँ, शहर में तो मैं यहाँ आया। और रहा खेती बाड़ी का, ऐसा नहीं कि मैं कृषक परिवार से आया हूँ, मुझे खेती बाड़ी करने सब आता है। आप अक्सर मेरे को धान बूटते हुए देख सकते हैं, धान काटते हुए, अभी भी मैं जानता हूँ, लेकिन अब तो व्यस्तता आ गया, अस्पताल भी आ गया, तो अब समय मुझे नहीं मिलता है। लेकिन जब भी मेरा समय मिलता है मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत खेती करूँ। मैं सोशली भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे एक इंजोत डहर करके एक संस्था है जिसका मैं खुद सचिव हूँ। तो हम लोग एजुकेशन में जो टॉपर बच्चों को या तो वो लोग को फेलिसिटेट करते हैं। हॉकी खिलाड़ी, एक बार झारखंड का हॉकी प्लेयर लोग को इतना घटिया क्वालिटी का वो किट्स मिला था, हम लोग ने स्पॉन्सर किया और लोग दनादन गोल मारे झारखंड के जो जूनियर टीम का कुछ बच्चों को, वो पेपर में भी आया था, आप देखे होंगे। तो हम लोग खेल में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में हम लोग काम करते हैं, जिसमें कि हमारा एक इंजोत पॉलीक्लिनिक करके कुटियाती चौक में हम लोग वहाँ पर फ्री कैंप लगाते रहते हैं बीच बीच में। वहाँ पर हम लोग का ऑफिस भी है इंजोत डहर का। और यहाँ पर आप देखें कि स्वास्थ्य शिक्षा पर काम करते हैं। कुछ एक गरीब लड़की, अपाहिज लड़की थी जो मरने के कगार में थी, वो फेसबुक में लॉकडाउन के दौरान जॉब छूट गया उसका, तो गठिया रोग से पीड़ित थी। तो आई एम गोइंग टू डाई करके ऐसा फेसबुक स्टेटस डाली। तुरंत हम लोग ने उसको अडोप्ट किया और उसको रहने के लिए भी सब चीज़ व्यवस्था किया, उसका घर भाड़ा से लेकर लॉजिस्टिक सारा किया पूरा कोरोना भर। प्लस उसको बोले कि तुमको करना क्या, तो बीएड करेंगे। हम लोग बीएड का भी पढ़ा दिए उसको। और इसमें बीएड पढ़ाने में हम लोग को बाकी लोग, हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं, उसको पैसा जमा करके उसको बीएड पढ़ा दिए। अब उसकी नौकरी लग जाएगी, तो अपाहिज कोटा से। तो हम लोग इस प्रकार का सोशल काम भी करते रहे। जैसे अभी 27 तारीख से लेके 27 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक हम लोग एक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें कि मुंबई का एक टीम आने वाला है। तो हम लोग यहाँ का जो लड़का लोग जो रील बनाता है, लड़का लड़कियाँ रील बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, लेकिन वो शौकिया तौर पर। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग स्वरोजगार की तरफ भी लोगों को ले जाएं, तो हमारी संस्था करेगी। इसमें मैं तो थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, बाकी मेरा टीम मेंबर्स वो सब सारे कर रहे हैं। तो उसमें वर्कशॉप कराया जाएगा, जिसमें कि मुंबई से जो फिल्म मेकर आने वाले हैं, तो वो कुछ लोगों को प्लेसमेंट देंगे, प्लस वो लोग प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर फिल्म मेकिंग होगा। तो आपने देखा कि डॉक्टर देवनीश खेस एक तो मल्टी टैलेंटेड हैं, इसके अलावा ये मेडिको-प्रेन्योर भी हैं, क्योंकि इन्होंने पहले चिकित्सक, उसके बाद एक अस्पताल संचालक का रोल अदा किया है, और आगे भी इनकी योजनाएं हैं जिसे वो आगे जाके एग्जीक्यूट करेंगे। आईडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।